हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, आदाब। आज का दिन ज़रा कंडोलेंस का भी है, सेलिब्रेशन का भी है, सैड डे भी है और खुशी का भी है कि एक इतने बड़े आर्टिस्ट का हम लोग सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। तो मैं इंडियन डायस्पोरा की तरफ से आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि बिफोर वी स्टार्ट द event, we should have a 1 minute silence to pay the homage, respect, and किसी को अपने फेथ के लिहाज से दुआ मांगनी हो तो जैसा कि यूसुफ खान साहब उर्फ दिलीप कुमार साहब के लिए ये महफिल आरास्ता की गई है। तो 1 मिनट का साइलेंस एंड देन दानिश इकबाल साहब इसका बाकायदगी से स्टार्ट लेंगे। दानिश साहब, प्लीज टेक ओवर। जी जी, बहुत शुक्रिया। ख्वातीन व हज़रात, इससे पहले कि हम लोग गुफ्तगू का आगाज़ करें, शुरुआत करें, मैं वेंकटेश्वर शर्मा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जो उनका ओपनिंग बम्पर है, विजुअल है, तो वो उसे शुरू कर दें। जी वेंकटेश जी। You're good to start, Danish साहब। जी जी, थैंक यू। तो ख्वातीन व हज़रात, आज का जो हमारा टाइटल है वो है कि सुहाने सफ़र की सुनहरी दास्तान। तो आइए याद करते हैं बाबुल अमर और उड़न खटोला जैसी फिल्मों के एक नाकाम और टूटे हुए इंसान को, मुगल आजम के बागी शहजादे को, जो जख्मों को फूल समझता है और जख्मों के भर जाने यानी मुरझाने को बहार की रुसवाई मानता है। आइए याद करते हैं नया दौर के जोशीले तांगे वाले को, जो आज के बहुत से लोगों से ज्यादा खुला जहन रखता था। याद उससे भी करते हैं जिसको नहीं याद करना चाहते हैं, यानी देवदास के उस शराबी को जो खुद को तबाह करना चाहता है और कहता है कि कौन कमबख्त नशे के लिए पीता है, मैं तो पीता हूं कि सांस ले सकूं। दिलीप कुमार के एक चाहने वाले सईद अहमद हैं, उन्होंने किताब लिखी है अहदनामा मोहब्बत। उसमें वो लिखते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि बड़ा अदाकार बड़े किरदार से पैदा होता है। देवदास मरता है तो दिलीप कुमार पैदा होता है, और देवदास की मौत दिलीप कुमार के फन की जिंदगी है। वो ये भी लिखते हैं कि दिलीप कुमार का चेहरा उनके दिल की कैफियत, हालत और सेहत को बताने वाला एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। उनके चेहरे से दिल का सारा हाल मालूम हो जाता है कि गम का दरिया कितना गहरा है, दिल की धड़कन कितनी तेज है, सांस डूब रही है, जुदाई का वक्त कितना भयानक होता है और दुख का आंसू कैसे पलक पर रुक जाता है। कोई आरज़ू दिल में कैसे टूटती है और किसी ख्वाहिश का दिया कैसे बुझता है आहिस्तगी के साथ। ये सब हम उनके चेहरे के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से पढ़ लेते हैं। देखा जाए तो दिलीप कुमार की फिल्में हिंदुस्तान की आजादी के बाद के दौर का एक जीता जागता जज्बाती इतिहास पेश करती हैं। आपने भारत के नए दौर के हुस्न को नहीं देखा, आजादी के बाद का जो भारत था उसके हुस्न को नहीं देखा, अगर आपने किसी गांव के तालाब के किनारे खामोशियों में डूबे हुए दिलीप कुमार को नहीं देखा।
पानी के किसी चश्मे के पास या पहाड़ी पगडंडियों पर डोलते हुए दिलीप कुमार को नहीं देखा। किसी बड़े से घर के ड्राइंग रूम में पियानो बजाते दिलीप कुमार को नहीं देखा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो सारे लोग जिन्होंने उस दौर की फिल्में नहीं देखी हैं, उन्हें देखना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि किसी की मोहब्बत में आहिस्ता आहिस्ता घुलते हुए दिलीप कुमार को नहीं देखा। उस दौर के उदास लोगों को लगता था कि हमारे सारे दुख दिलीप कुमार ने ओढ़ लिए हैं, तो अब हम कुछ देर अपने गम से आजाद हैं। दिलीप कुमार की मोहब्बतें और उनकी नाकामियां हम लोग एक अंधेरे पिक्चर हॉल में सफेद पर्दे पर देखा करते थे, और जिनसे जिनसे हमारे अंदर एक तरह की रोशनी पैदा हो जाती थी, जैसे जैसे कोई सुहाना ख्वाब देखने के बाद आंख खुलने पर पैदा होती है। दिलीप कुमार के वो ख्वाब टूट जाते थे, यानी कि हमारी फिल्म खत्म हो जाती थी, लेकिन लेकिन एक कसक बाकी रह जाती थी कि काश काश हम वो ख्वाब पूरा देख सकते। जिस तरह बच्चों की कागज की नाव पानी में थोड़ी देर चलने के बाद डूब जाती है, तो दिलीप कुमार की मोहब्बत भी कागज की एक नाव होती थी, थोड़ी देर चलने के बाद डूब जाती थी, और हमारा दिल भी डूब डूब जाता था। जैसे अमावस की काली रात में कोई जुगनू सामने से गुजर जाए, जैसे गुलाबों के काले गुलाबों के बाग में कोई रंग बिरंगी तितली अपने रंगों की खुशबू बिखेरती अचानक नजरों से ओझल हो जाए। जैसे कोई बच्चा, ये जो सिमिली है ये मैं उन्हीं से ले रहा हूँ, दिलीप कुमार से उधार ले रहा हूँ, जो उन्होंने लता मंगेशकर के तारुफ में कही थी। जैसे कोई बच्चा सोते में मुस्कुराए और फिर वो मुस्कुराहट नींद की वादियों में कहीं खो जाए। जैसे खिजां का कोई पत्ता नीचे गिरते हुए एक लम्हे को नजर आए, फिर बाकी पत्तों में खो जाए। दिलीप कुमार की शुरू शुरू की फिल्मों ने हमें बताया, हमें सिखाया कि मोहब्बत की नाव डूब जाए तो जीवन की नैया कैसे तैर सकती है, और हमें याद दिलाया कि मोहब्बत के बगैर क्या जीवन गुजारा जा सकता है। हर इंसान के अंदर, हम सब के अंदर टूटी हुई मोहब्बतें मौजूद होती हैं, और मोहब्बत टूटती है तो इंसान भी टूट जाता है। दिलीप कुमार की शुरू की फिल्में, इब्तिदाई दौर की फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि हमारी यादों की भूली बिसरी वादियों से घनेरी पलकों, उड़ती जुल्फों और गहरी आंखों वाला एक इंसान आता है और अपना दामन हमारे दुखों से भर लेता है। जैसे शिव जी ने सारा जहर पी लिया था, तो दिलीप कुमार हमारा सारा दुख ओढ़ लेता है। फिर यह इंसान दुख उठाता है, दुख झेलता है, दुख सहता है, दुख बर्दाश्त करता है, कराहता है, रोता है, सर फोड़ता है, लेकिन दुख का दरिया पार नहीं होता। खैर, हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं, एक फनकार के तौर पर अब वो वक्त की नदिया के उस पार जा चुका है। जैसे ही वो अफसोसनाक खबर आई, उसी वक्त हमारे एक दोस्त ने नासिर काज़मी की एक गजल लिखकर भेजी। एक आध लफ्ज ही शायद तब्दील किया था उन्होंने, और बिल्कुल ऐसा लगा कि नासिर काज़मी ने ये लाइनें दिलीप कुमार के लिए ही लिखी थी। और वो था कि गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया, किधर गया वो, अजीब मानूस सजनबी था, हमें तो वीरान कर गया वो एक मोती सी छप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारे शाम बन के आया, परंगे ख्वाबे सहर गया वो। खुशी की रुत हो कि गम का मौसम। अब देखिए ये कितना अच्छा शेर है, और ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए कहा गया। खुशी की रुत हो कि गम का मौसम, नजर उसे ढूंढती है हरदम, वो बूए गुल था कि नगमे जां, मेरे तो दिल में उतर गया वो। मैं कदे को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला, ये आज क्या उसके जी में आई कि शाम होते ही घर गया हो। हर इंसान इस प्लैनेट पे, इस धरती पे एक मुसाफिर की तरह थोड़ी देर के लिए आता है, और उसके बाद फिर वो नूरे निराकार यानी अपने असली घर की जानिब चला जाता है। कई और कई और पोएटिक मंजूम ट्रिब्यूट्स लोगों ने उसी वक्त लिखे। मीर अफजल एक शायर हैं, बहुत मारूफ नहीं है, मुंबई में है कहीं पे। उन्होंने 7 जुलाई को एक नज्म लिखी, वो कुछ यूं थी। थे यूसुफे हिंद में किरदार के जौहर कितने, एक पैकर में सिमट आए थे पैकर कितने, उसके किरदार से रोशन था पर्दे सीमी,
देख किरदार के जागे हैं मुक़द्दर कितने। उसको अल्लाह ने बख्शी थी फन की दौलत, उसके दीदार के प्यासे रहे अक्सर कितने। हमारे साथ दिव्य शर्मा इस वक्त मुंबई से हैं, जो कि एक अवार्डेड स्क्रिप्ट राइटर हैं। जिस दिन दिलीप कुमार वक्त की नदिया के उस पार गए, उसी वक्त दिव्य शर्मा ने एक नज्म लिखी। मैं चाहूंगा कि वो एक बार फिर से हमें उस नज्म को सुनने का मौका अता करें। दिव्य शर्मा। बहुत शुक्रिया दानिश साहब। यूसुफ साहब सिर्फ, जैसा हम सब जानते हैं, एक अदाकार नहीं थे। वो सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, एक प्लूरलिस्टिक सेकुलर इंडिया के नेहरूवन ख्वाब का शायद बहुत अहम और शायद आखिरी हिस्सा भी थे। तो एक बहुत छोटी सी नज्म यूसुफ साहब के नाम और उस नेहरूवन सेकुलर प्लूरलिस्टिक इंडिया के ख्वाब के नाम। यूसुफ का किस्सा यार मेरे हिंदुस्तान का किस्सा था। यूसुफ का किस्सा यार मेरे हिंदुस्तान का किस्सा था। आजाद हिंद की आंखों ने जब पहला सपना देखा था, एक पेशावर के मुसलमान को हम सबने अपना देखा था। आजाद हिंद की आंखों ने जब पहला सपना देखा था, एक पेशावर के मुसलमान को हम सबने अपना देखा था। उस नए मुल्क की नई हथेली पे खिंचती नई लकीरों से, उस नए मुल्क की नई हथेली पे खिंचती नई लकीरों से, उसकी शक्ल बड़ी मिलती थी नेहरू की तकरीरों से। देवराज और यूसुफ तीनों, देवराज और यूसुफ तीनों अक्सर संग में दिखते थे। देवराज और यूसुफ तीनों अक्सर संग में दिखते थे। शायद तब इस मुल्क को सपने तीन रंग में दिखते थे। नौशाद शकील रफी का था और साथ में प्राण का किस्सा था। नौशाद शकील रफी का था और साथ में प्राण का किस्सा था। बरसों बरस पुराने एक टूटे अरमान का किस्सा था। आसमान से सपने की चिड़िया सी जान का किस्सा था। यूसुफ का किस्सा यार मेरे हिंदुस्तान का किस्सा था। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतनी खूबसूरत नज्म और आपने दिल बर्दाश्ता और कलम बर्दाश्ता उसी वक्त लिखी और इसे हमारे साथ आपने साझा किया। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दानिश साहब। खैर, चलिए हम आगे की गुफ्तगू जारी रखते हैं। आज मेरे हाथ में ये किताब है, नाम है इसका दिलीप कुमार, द सब्सटेंस एंड द शैडो। ये ऑटोबायोग्राफी जो उदय तारा नायर ने दिलीप कुमार की आवाज में लिखी है। बहुत सी किताबें हैं, लेकिन ये अभी अभी मैंने सिर्फ इसी गुफ्तगू के लिए इसको दोबारा पढ़ा। शुरू में कुछ पेजेस पलटे थे, वक्त नहीं मिला। तो बुनियादी तौर पर ये किताब ये बताने की कोशिश करती है कि दिलीप कुमार एक ऐसे फनकार हैं जिनकी परछाइयां उनके कद से लंबी हैं। सभी जानते हैं कि शाम के वक्त परछाइयां सबसे लंबी होती हैं। ये किताब भी जिंदगी की शाम के वक्त लिखी गई है। इस किताब को दिलीप कुमार ने अपने वालिदैन के नाम डेडिकेट किया है। अपने खास शायराना अंदाज में वो कहते हैं, और मुझे लगता है ये सिर्फ उन्हीं के शेर हैं, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, कई लोगों से पूछा कि क्या वो किसी को कोट कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो शायर भी थे और उन्होंने ये शेर खुद ही लिखे। तो ये इसके डेडिकेशन में शुरू में है। वो कहते हैं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। अब देखिए, वो सलाम करने चले गए और रूहों की नजरें अगर होती होंगी तो वो मिल भी गई होंगी। तो डेडिकेशन में वो कहते हैं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। जब दिलीप साहब ने अपने प्यारों के लिए ये लाइनें लिखी थी तब वो गमगीन थे। आज दिलीप साहब हमारे दरमियान नहीं है और अब बारी हमारे गमगीन होने की है। तो आइए
बाकायदा गमगीन होने के लिए नर्म मुलायम मखमली आवाज के मालिक राकेश शर्मा से दरख्वास्त करते हैं कि एक गीत की उंगली पकड़कर दिलीप कुमार की उदास यादों की वादी में हमको ले चले। राकेश शर्मा। शाम गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा जो मेरे सनम। शाम गम की कसम, दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जाके इस तरह आज तन्हा है हम। शाम गम की कसम, चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम। शाम गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम। शाम गम की कसम। अब तो आजा कि अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहराओं में खो गई। अब तो आजा कि अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहराओं में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आंखों में दम। शाम गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम। शाम गम की कसम। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी। हम लोग बात कर रहे थे कि दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। यही हाल हमारा आज है कि नहीं मालूम कि दिलीप कुमार का फसाना कहां से शुरू किया जाए, आज की महफिल में किन किन बातों पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि तकरीबन एक सदी लंबी जिंदगी पर इस छोटी सी महफिल में रोशनी डालना एक नामुमकिन काम है। और मजे की बात यह है कि आप सब मुझसे ज्यादा वो बातें जानते हैं जो हम बताने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए, हवाले के लिए दी सब्सटेंस एंड दी शैडो यहाँ पे मौजूद है, इसका सहारा है। तो चलिए कुछ सब्सटेंस और कुछ शैडो की बात करते हैं। ये किताब बताती है कि दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में मोहल्ला किस्सा ख्वानी बाजार के एक खूबसूरत और 2 मंजिला मकान में पैदा हुए। अभी जब आप इसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा मैं गलत कह रहा था, लेकिन उस दौर में वो मकान बहुत खूबसूरत था और अब वो काफी बिगड़ी हालत में है। हसीन इत्तेफाक ये है कि जिस गली में उनके वालिद आगा गुलाम सरवर खान का घर था, उसी गली में दीवान बशेशर नाथ का भी घर था।
जो राज कपूर के दादा थे, और दोनों खानदानों में 100-150 साल पुराने ताल्लुकात चले आ रहे थे। बशेश्वर नाथ यानी कि दीवान बशेश्वर नाथ, आप ये याद कीजिए कि दीवान जो है उस जमाने में प्रिंसली स्टेट में ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर के लेवल की पोस्ट होती थी। जो कोई नॉन रॉयल इंसान जिस मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता था वो दीवान होता था। तो दीवान बशेश्वर नाथ अंग्रेजों की सिविल सर्विस का हिस्सा थे, और शायद उन्हीं के मशवरे से बाद के दौर में दिलीप कुमार के वालिद ने बॉम्बे में, उस जमाने में बॉम्बे कहा जाता था, मुझे मालूम है बहुत से लोग बड़े नाराज हो जाएंगे कि हमने उसे मुंबई नहीं कहा, लेकिन हिस्टोरिकली चूंकि हम लोग पुराने जमाने की बात कर रहे हैं तो प्लीज अलाउ मी टू स्पीक से दिस वर्ड बॉम्बे। तो बॉम्बे में कारोबार जो उन्होंने शुरू किया, ऐसा लगता है कि उसमें दीवान बशेश्वर नाथ का मशवरा शामिल था। और कौन जानता था कि पेशावर की एक ही गली में पैदा हुए ये दो बच्चे एक दिन पूरे सब कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े सितारे बनेंगे। इत्तेफाक देखिए कि दोनों ने बचपन के इब्तिदाई दिन एक ही गली में गुजारने के बाद दूर दराज के एक अजनबी शहर में भी एक ही कॉलेज से तालीम हासिल की, और फिर एक ही फिल्म कंपनी यानी बॉम्बे टाकीज से अपने कामकाज की भी शुरुआत की। दिलीप कुमार के खानदान में हमेशा से पढ़ने लिखने का माहौल था, और किस्सा फ़नी बाजार में रहने की वजह से शाम में कभी शायरी तो कभी किस्सा गोई की महफिलें भी होती थी। यहाँ तक कि जो घर की ख्वातीन थी, औरतें थीं, वो भी बाकायदा शेर सुनाने की महफिलें मुनक़्क़िद किया करती थी। एक बार किसी फकीर ने 4-5 साल के भोले भाले क्यूट से दिलीप कुमार को देखकर इनकी दादी से कहा, माई माई तुम्हारे पोते के सर पर किस्मत का हाला है, ये बच्चा एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनने वाला है, लेकिन इसको बुरी नजर से बचा कर रखना। दादी ने उसके बाद से लाले उनका नाम था। लाले एक फूल होता है पहाड़ों में जो बहुत खूबसूरत होता है, लाले का फूल। तो वो लाले थे क्योंकि सबसे क्यूट थे। तो दादी ने उसके बाद से अपने लाले के माथे पर काजल का बड़ा सा काला नजर का टीका लगाना शुरू किया, और फिर उससे लगा कि अभी भी नजर लग जाएगी तो गर्दन में भी लगा देती थी। उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं अभी भी ये अच्छा लग रहा है तो उसके बाल कटवाने शुरू कर दिए। बुरी नजर से बचाने के लिए उनको बिल्कुल मेरा जैसा कर दिया और लाले का कार्टून ही बना दिया। जब लाले मकतब गए तो काले टीके वाले इस लाले का खूब खूब मजाक उड़ाया गया। शायद इन्हीं चीजों ने शुरुआत से ही दिलीप कुमार को इंट्रोवर्ट बना दिया। दादी ने फकीर की बात को इतना संजीदगी से लिया था कि पेशावर में रहते हुए कभी किसी ने लाले के सर पर बालों को नहीं देखा, क्योंकि सर हमेशा मुड़ा हुआ होता था। दिलीप कुमार के वालिद आगाजी कहलाते थे, और पेशावर के आसपास उनके कई मेवों के बाग थे। उनके खानदान के लोग फलों की काश के अलावा थोक फलों की तिजारत करते थे, और सूबे सरहद से लेके, आप सोचिए उस जमाने में महाराष्ट्र और नैनीताल और कश्मीर तक उनका फलों का कारोबार फैला हुआ था। महाराष्ट्र में भी आगा जी ने अंगूरों और अनार वगैरह के कई बाग और जमीनें ठेके पर लेकर लगाए थे। दिलीप कुमार छोटे ही थे जब अंग्रेजों ने ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस शुरू की। अब इसका नाम बड़ा ग्रैंड है, लेकिन ये बड़ी छोटी ट्रेन होती थी। शुरू में इसमें 2 कंपार्टमेंट होते थे, फिर 3 होने लगे। लेकिन बहरहाल इस ग्रैंड 2 डिब्बों की ट्रेन और 3 डिब्बों की ट्रेन की वजह से पेशावर से मुंबई या बंबई तक आना जाना और सामान पहुंचाना आसान हो गया। और ये छोटी सी 3 डिब्बों की ट्रेन की वजह से आगा सरवर खान को बहुत फायदा हुआ। बंबई में पश्तो पठानों की उस जमाने में एक छोटी सी कम्युनिटी होती थी जो ज्यादातर जाफरान और सूखे मेवों की तिजारत करते थे। लेकिन ट्रेन की वजह से ताजा मेवों का काम भी मुमकिन हो गया, तो आगा जी को कारोबार में बहुत फायदा हुआ। आगा जी कारोबार के सिलसिले में बॉम्बे में ही रहने लगे, और इसमें दीवान बशेश्वर नाथ का इसमें मदद उनकी शामिल थी। लाले के घर पर दादी की हुकूमत थी, और दादी पुराने मिजाज की थी, और ये सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उनके पोते पोतियां बॉम्बे जाकर रहेंगे। तो कहा जाता है कि एक दिन नागा जी की बातों से लाला के दादा को ये पता चला कि जब बॉम्बे में एक दिन आगा जी ने बिल्कुल लाले जैसा एक पारसी बच्चा देखा जो प्रैम में बैठा हुआ था, तो अपने को रोक नहीं सके और उसे लाला समझकर गोद में उठा लिया, प्यार किया। पारसी बच्चे के माँ बाप ये देखकर घबरा गए, तो आगा जी ने कहा, डरो मत, इस बच्चे को देखकर मुझे लाले की याद आ गई जो पेशावर में रहता है। तो बच्चे की माँ ने कहा, तो उसे बॉम्बे ले आओ। दिलीप कुमार ने निजी जिंदगी की ऐसी ही जज्बाती और दीवानगी वाली जो बातें हैं और वाकयात को
खानदान के लोगों के तजर्बात को, यादों को बार बार अपनी फिल्मों में इस्तेमाल किया है। इस तरह के सारे इंसिडेंट जो हैं वो अपनी सेंस मेमोरी में रिकॉल करके उसमें उन्होंने एक्टिंग में अपनी काफ़ी मदद ली। तो आइए नवीन आनंद की मदद से बिल्कुल इसी कैफियत के दिलीप कुमार साहब के नगमे को याद करते हैं। मौसीकी के चाहने वालों के लिए नवीन आनंद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन नवीन आनंद और उनकी खिदमत के बारे में कभी अलग से बात होनी चाहिए और हम करेंगे। फिलहाल तो आप लोग मौसीकी के लिए नवीन की दीवानगी का अंदाजा उनके इस नगमे से लगाइए जो वो पेश कर रहे हैं। नवीन आनंद। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन झुक के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन झुक के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आपका दीवानापन बहुत ही खूबसूरत था, बहुत लुत्फ आया, बहुत मज़ा आया और हमें खुशी है कि आज नवीन आनंद हम इस महफिल का हिस्सा बन पाए। और इस खूबसूरत शुरुआत के बाद हम उम्मीद करेंगे कि उनका सुरीला साथ आगे भी हमें मिलता रहेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब दादाजी को महसूस हुआ कि उनके बेटे अपने बच्चों को की कितनी कमी महसूस करते हैं, तो दादा जज्बाती हो गए। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और बहुत दिनों के बाद लाले की दादी की कोई बात काटी।
लाले की दादी नहीं चाहती थी कि ये लोग उन्हें छोड़कर एक नए शहर में जाएं, लेकिन दादाजी ने पहली मर्तबा अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया और आगा जी के बीवी बच्चों को बॉम्बे जाने की इजाजत दे दी। इस तरह लाले का खानदान बॉम्बे आ गया, जहां लाले ने अंजुमन इस्लाम स्कूल से मैट्रिक किया, कुछ दिन देवलाली के एक अंग्रेजी स्कूल में गुजारा कुछ अरसा, और खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो सारी ट्रेनें अंग्रेजी फौज के सामान को लाने ले जाने में मसरूफ हो गई। आगा जी का कारोबार बैठ गया, घर में माली तंगी होने लगी। एक दिन बड़ी बहन ने लाले से बाजार से सुई धागा मंगाया, मतलब आगा जी का कुर्ता सीने के लिए, लेकिन दिलीप कुमार भूल गए। आगा जी बेटे से इस बात पर नाराज हो गए, डांट दिया। आदत के खिलाफ उस दिन डांटा। दिलीप कुमार को बाप की नाराजगी इतनी बुरी लगी कि उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और किसी को बताए बगैर पुणे चले गए। पुणे में दिलीप कुमार ने एक क्लब में, जो कि आर्मी ऑफिसर्स का क्लब था, वहां नौकरी कर ली, जहां ज्यादातर बरतानवी फौजी आते थे, ऑफिसर्स होते थे और फौजी कम होते थे। उनका एक अलग हिस्सा था। ये फ्रीडम स्ट्रगल का जमाना था। एक बार एक अंग्रेज अफसर ने दिलीप साहब से, उनसे कहा जाता था कि फीडबैक लेते रहिए, तो सरकारी ऑर्डर्स पे ही उन्होंने दिलीप साहब से हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में कुछ सवाल किए, और ये तो बिल्कुल अभी स्टूडेंट ही थे, तो जो सोचते थे इन्होंने बता दिया कि हमारे लीडर्स की मांगे जायज हैं और अंग्रेजी हुकूमत को लॉजिकल बात समझनी चाहिए। वो अंग्रेज मेजर काफी खुले ज़हन का था। उस मेजर ने उनसे अपने क्लब के दूसरे मेंबर्स के सामने बात करने के लिए कहा कि आइए और बात कीजिए। दिलीप साहब ने हिंदुस्तान की आज़ादी की हिमायत और सेल्फ रूल की तायद में एक तकरीर कर दी। अच्छा, इसका एक बैकग्राउंड ये है कि मौलाना आज़ाद जो थे वो इनके फैमिली फ्रेंड थे और उनसे इंटरेक्शन था। तो बहरहाल अंग्रेजी फौजी अफसरों का ये ग्रुप था, लेकिन उन्होंने तालियां बजाकर दिलीप साहब की तकरीर की तारीफ की। सीआईडी उन दिनों कम्युनिस्ट समझे जाने वाले अंग्रेजों पर भी निगाह रखा करती थी, और फौजियों में, अफसरों में काफी लोग होते थे जो प्रोग्रेसिव होते थे, तो उन लोगों ने फौरन नमक मिर्च लगाकर रिपोर्ट दे दी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हिंदुस्तानी लोगों ने आसान निशाना चुना। पुणे पुलिस ने दिलीप कुमार को गांधी वाला कहकर, एग्जैक्टली यही टर्म था कि ये गांधी वाला है, गांधी वाला कहकर हथकड़ियां पहनाई और यरबदा जेल में बंद कर दिया। कहते हैं कि वहां पे उस जमाने में सरदार पटेल भी थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि दूसरे दिन उस अंग्रेज को जैसे ही पता चला कि उसकी वजह से दिलीप साहब जेल में हैं, तो वो फौरन जेल गया और जेलर को बड़ी हैरत हुई कि गांधी वाले को अंग्रेज छुड़ाने आया। इस तरह दिलीप कुमार सिर्फ एक रात के ही फ्रीडम फाइटर बन पाए और दूसरी सुबह फिर से अपने चिकन सैंडविचेस और क्लब की मैनेजरी के काम में लगे। सस्ते जमाने में 5,000 रुपए उन्होंने जमा किए और इस ख्याल से कि तंगी के दिनों में घर वालों की कुछ मदद हो जाएगी, वो फिर मुंबई लौट आए। आगा साहब चाहते थे कि बेटा या तो अफसर बने या ओबीई यानी कि ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जैसा कोई ऑनर हासिल करे, या और नहीं तो कम से कम वकील तो बन जाए। जब दिलीप कुमार ने नेशनल लेवल का सॉकर प्लेयर बनने का फैसला किया तो भी बाप ने कहा कोई बात नहीं, ये अंग्रेजों का खेल है, तुम खेलो। और बचपन से ही फकीर की पेशिनगोई सबको याद थी कि ये बच्चा बहुत नाम करेगा। लेकिन निजी तौर पर दिलीप साहब के नौजवान दिलो दिमाग के लिए ये बहुत बेचैनी का दौर था। नहीं मालूम था कि क्या करना है और क्या अच्छा होगा। एक भाई जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, जो सिर्फ 1 साल बड़े थे, वो और वो बीमार थे और बढ़ती उम्र की वजह से बाप का कारोबार भी रुक रुक के चल रहा था, जंग का जमाना था, और सबसे बढ़कर ये कि माँ बीमार थी। तो दिल के अंदर की जो बस्ती थी, जो दुनिया थी, और जो बाहर की दुनिया थी, उसमें बहुत उथल पुथल थी। क्या आलम था दिल के अंदर का और बाहर का, इसे समझने के लिए हमें अजय मनकोटिया की मदद मुझे लगता है कि लेनी होगी। अजय मनकोटिया जो एक बेहतरीन आर्टिस्ट होने के साथ साथ म्यूजिक एंड आर्ट्स हिस्टोरियन भी कहे जा सकते हैं। तो अजय जी की मदद से आइए दिलीप कुमार के दिल के झरोके में झांकने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा था, क्या मंजर था। अजय साहब। I think Ajay has to be unmuted. जी।
ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में। प्लीज उनकी आवाज को ना रोका जाए। ये अंग्रेजों का दौर नहीं है, आजाद हिंदुस्तान है। फैसल जी आप भी को होस्ट ही हैं इज अनम्यूटेड, उनको को होस्ट भी बना दिया मैंने। ही इज अनम्यूटेड आल्सो। अजय जी। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, आज कोई राह दिखलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ही लुत्फ आया। और मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि ये एक उदास सी महफिल है, लेकिन हमारी कम तारीफ को ही बहुत समझिए। लगातार लोग तारीफें कर रहे थे और बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि दिलीप कुमार ने पुणे से वापस आकर पर वाले तकिए का मतलब ये है कि जो शुतुरमुर्ग और जी इस तरह की जो चिड़ियां होती हैं जिनके बड़े खूबसूरत पर होते हैं, तो पर वाले तकियों से लेकर फौजियों के लिए फोल्डिंग चारपाई की सप्लाई जैसे कई अजीब व गरीब कारोबार सोचे। एक दिन ऐसी एक कारोबारी मीटिंग में जाने के लिए वो चर्च गेट स्टेशन पे खड़े हुए थे कि उनके फैमिली फ्रेंड डॉक्टर मसानी मिल गए, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे।
जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके दोस्त के बेटे को रोजगार की तलाश है, तो वो यूसुफ खान को बॉम्बे टाकीज ले गए, जिसकी मालिक मशहूर एक्ट्रेस देविका रानी थी। वहां डायरेक्टर एस मुखर्जी भी मौजूद थे और देविका रानी की जौहरी नजरों ने यूसुफ को देखते ही कुछ सोच लिया था। आर्मी क्लब में अंग्रेज ऑफिसर्स की तरबियत में रह चुके स्टाइलिश से यूसुफ उन्हें भा गए। उन्होंने बस 2 सवाल किए, क्या आपको उर्दू आती है और क्या आप एक्टर बनना पसंद करेंगे? और वो सोच रहे थे, तो उन्होंने सोचा ज्यादा ना सोचना पड़े, तो उन्होंने कहा तनख्वाह होगी 1250 रुपए। चूंकि दिलीप कुमार के घर वाले थोड़े से ऑर्थोडॉक्स रवायती सोच के लोग थे, इसलिए उन्होंने ये बात बस अपने एक भाई को बताई। भाई ने कहा, राज कपूर ने मुझे बताया है कि उन्हें 270 रुपए महीने मिलते हैं, तुम्हारी तनख्वाह 1250 रुपए माहाना है या सालाना? ये सुनकर दिलीप कुमार की खुशी काफूर हो गई। लेकिन जब देविका रानी ने तस्दीक कर दी कि तनख्वाह माहाना 1250 रुपए है, तो दिलीप कुमार की जान में जान आई। और बॉम्बे टाकीज में पहले दिन उनकी मुलाकात अशोक कुमार और एस मुखर्जी और राज कपूर से हुई, और पहले दिन से ही बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग उनकी अशोक कुमार से हो गई और जिंदगी भर उन्होंने उनको अशोक भैया कहा। देविका रानी ने ही उनके लिए फिल्मी नाम दिलीप कुमार तजवीज किया, और जब दिलीप साहब को यह बात मालूम हुई कि खुद अशोक कुमार का असली नाम कुमुदलाल कुंजीलाल गांगुली है, तो उन्होंने भी नए नाम के लिए हाँ कह दी। कहा जाता है कि हिंदी के नामवर अदीब भगवती चरण वर्मा के मशवरे से ये नाम दिलीप कुमार को दिया गया था। दिलीप कुमार जब दिलीप कुमार भी नहीं बने थे और देविका रानी के मशवरे बल्कि हुक्म पर फिल्म क्राफ्ट की 2 महीने की इंटर्नशिप कर रहे थे, उन्हीं दिनों में एक दिन एस मुखर्जी ने उनसे कहा कि शाम को जब अशोक कुमार और हम तुम शूट के बाद लॉन में बैठेंगे, तो तुम अशोक को कुछ उर्दू शायरी सुनाना। दिलीप कुमार के भाई अयूब को, जो बीमार रहते थे, उनको उर्दू शायरी बहुत पसंद थी। बदकिस्मती की बात ये थी कि वो कश्मीर गए थे कुछ सेबों का बिजनेस करने के लिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। वहाँ घोड़े से गिर गए थे और उनकी कमर में उस जमाने में बहुत चोट आ गई थी और वो व्हील चेयर पे रहते थे। तो उन्हें खुश रखने का एक ही रास्ता था कि उन्हें अच्छी शायरी सुनाई जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिलीप कुमार तो प्रैक्टिस में ही थे। शाम को जब अशोक कुमार और एस मुखर्जी एक साथ बैठे, तो एस मुखर्जी ने कहा, यूसुफ कुछ सुनाओ। दिलीप कुमार ने कई नज़में और गजलें एक के बाद एक सुनाई। तो मुखर्जी ये देखकर हैरत में थे कि अशोक कुमार कुर्सी से खड़े हो गए, और वो स्टार थे और ये इंटर्न थे, और उन्होंने यूसुफ को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ये देखकर शशिधर मुखर्जी भी जल्दी से खड़े हो गए, और दिलीप कुमार के लिए बहुत बड़ा एहसास था कि अपने वक्त का इतना मशहूर डायरेक्टर और अशोक कुमार जैसा स्टार उन्हें इतनी तारीफ से नवाजे, इसका मतलब कुछ तो बंदे में बात है। उसी जमाने में अशोक कुमार उर्दू शायरी सीख रहे थे और किसी ऐसे इंसान की तलाश में थे जो उनकी मदद कर सके। तो अशोक कुमार ने फौरन ये पेशकश कर दी कि यूसुफ, तुम मुझे उर्दू सिखाओगे और बदले में मैं तुम्हें फ्रेंच और जर्मन सिखाऊंगा। एस मुखर्जी इतने खुश थे कि उन्होंने कहा, हमारे बंगाली राइटर्स के साथ जो स्टोरी सेशन होते हैं, यूसुफ तुम उन्हें बैठा करोगे और आज से तुम हमारे उर्दू एडवाइजर हो और हिंदी एडवाइजर भी हो, क्योंकि तुम्हारी हिंदी भी बहुत अच्छी है। याद रखने की बात यह है कि यह ग्रुप बंगाल के बेहतरीन राइटर्स का ग्रुप था, जो न्यू थिएटर और इप्टा वगैरह के फाउंडर्स में आते थे। दिलीप कुमार के अदबी ज़ौक़ और समाजी सोच की शुरुआत यहीं से होती है, और यही वो दौर है जब देविका रानी की मशहूर रूसी पेंटर जो रोरिस थे, उनके साथ कोर्टशिप चल रही थी, और वो बहुत ही जल्द सब कुछ एस मुखर्जी के हवाले करके हिमालय की गोद में हमेशा के लिए जाने वाली थी, बसने वाली थी। तो एस मुखर्जी के कहने पर दिलीप कुमार ने रोज शाम को बॉम्बे टाकीज से वापस जाते हुए डरते डरते एक फिल्म देखने की आदत डाली, क्योंकि आगा जी फिल्म देखने को बुरा समझते थे। इसलिए दिलीप कुमार लगभग छुप कर फिल्म देखा करते थे, और जल्दी दिलीप कुमार को एहसास हो गया कि एक बार में फिल्म देखने से कुछ नहीं होगा। इसलिए वो स्टूडियो से जल्दी निकलते थे, पहले 3:30 का शो देखते थे, फिर वही फिल्म 6:30 के शो में देखते थे। उन्होंने जेम्स स्टुअर्ट, पॉल मुनी, क्लार्क गैबल और बर्गमन वगैरह के काम को बहुत पसंद किया, और फिर अपनी खुद जो पहली फिल्म थी ज्वार भाटा, जब उसको देखा तो उन्होंने ये तय किया कि अगर उन्हें ये काम करना ही है
तो कोई अपना अलग रास्ता बनाना होगा। अशोक कुमार ने उन्हें बताया था कि ऐसा देखो लगना नहीं चाहिए कि अदाकारी की जा रही है, और अशोक कुमार से उन्होंने ये भी सीखा कि एक स्टार होने के बावजूद इंसान एक नॉर्मल इंसान कैसे रह सकता है और सादगी जिंदगी में कितनी जरूरी है। तो अमेय चक्रवर्ती के डायरेक्शन में दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा आमदनी के एतबार से ज्यादा कमा नहीं सकी, लेकिन उनके काम को पसंद किया गया और अगले महीने ही उन्हें दूसरी फिल्म मिल गई। 1946 में जब आजादी की जद्दोजहद अपने शबाब पर थी, तो दिलीप कुमार रमेश सहगल की फिल्म शहीद में बिल्कुल वैसा ही किरदार निभा रहे थे, और यह फिल्म उनकी जिंदगी की पहली बड़ी कामयाबी साबित हुई। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब नूरजहां के साथ दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू 1947 में रिलीज हुई, उस जमाने में काफी बुरे हालात थे, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म बहुत कामयाब हुई। तब तक आगा जी को, यानी उनके बाप को, ये मालूम नहीं हो पाया था कि बेटा फिल्मों में काम करता है। एक दिन दीवान बशेश्वर नाथ खास तौर से आगा जी से मिलने आए। कहने लगे, सरवर खान, तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि मुझ दीवान जैसे इज्जतदार इंसान के बेटे और पोते नौटंकी करते हैं। चलो चलो मेरे साथ जरा बाहर चलो, सड़क तक। क्राफोर्ड मार्केट के बाहर की सड़क पर फिल्म जुगनू का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। दीवान साहब चहक कर बोले, लो जी सरवर खान, मुबारक हो तुम्हें, अब तुम्हारा बेटा भी नौटंकी कर रहा है। दिलीप कुमार के वालिद को ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ और नाराजगी की वजह से उन्होंने बेटे से बात करनी बंद कर दी। आखिर एक दिन राज कपूर के वालिद यानी कि पृथ्वीराज कपूर को आगा साहब को राजी करने के लिए उनके घर आना पड़ा, जिन्होंने घर के सभी लोगों को समझा के अपनी समझ में मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन आगा जी चुप ही रहे। उनकी इस खामोशी के पीछे नाराजगी का तूफान छुपा हुआ था, जो आखिरकार फिल्म मेला को देखने के बाद खत्म हुआ। मेला नौशाद साहब की लिखी फिल्म थी और इस दौरान नौशाद साहब से आगा जी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। नौशाद साहब के जिद करने पर उन्होंने बेटे को पहली मर्तबा यूएस सनी की डायरेक्शन में ये जो फिल्म थी उसमें देखा, और उनको दिलीप कुमार की अदाकारी इतनी सच्ची लगी कि मरने वाले सीन पर चाचा उमर के साथ वो भी मिलकर रोने लगे। दोनों खूब रोए हाल में बैठ के। फिर एक दिन दिलीप कुमार को बुलाया, पास बिठाया और कहा, मुझे नहीं मालूम वो लड़की कौन है जिसके लिए तुम गाने गा रहे थे और मरे जा रहे थे। वो किस मजहब की है या खानदान की है मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन सुन लो कि अगर तुम उसे सचमुच पसंद करते हो तो बता दो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम्हारे लिए मैं उसका हाथ मांगने उसके घर तक जाऊंगा। अब दिलीप साहब बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि कहीं आगा जी नरगिस के घर पहुंच गए तो क्या होगा। उन्हें बाप को देर तक सफाई पेश की, लेकिन आगा जी बहुत दिनों तक यही समझते रहे कि ये उस लड़की से इश्क करता है, लेकिन मेरे डर में सच जबान पे नहीं लाता है। तो आइए याद करते हैं अनीता और राकेश शर्मा की मदद से दिलीप कुमार की शुरू की फिल्मों में से एक कामयाब फिल्म तराना का एक जाना माना बहुत ही मेलोडियस गाना। इस गाने को सुनकर आपको इस बात का भी एहसास होगा कि राकेश शर्मा की बेहतरीन गायकी के पीछे क्या राज है। जी, इस पे बाद में बात होगी, तो पहले गाना सुन लेते हैं। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान,
से गिला कोई हमको, ना कोई शिकायत दुनिया से। दो चार कदम जब मंजिल की, दो चार कदम जब मंजिल की, किस्मत में ठोकर खाई है, सीने में सुलगते हैं पाँव। Danish Saab, you're on mute. जी, हम लोग बात कर रहे थे कि जो शुरू का दौर था दिलीप कुमार का, वो बहुत ही खूबसूरत दौर था। और कहा जाता है कि एक बार दिलीप साहब मद्रास में शूटिंग कर रहे थे, मालूम हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थोड़ी देर के लिए वहां आने वाले हैं। कहा जाता है कि पंडित जी हाल में दाखिल हुए और सीधे दिलीप कुमार की तरफ आए और कहा, यूसुफ, मुझे मालूम हुआ कि तुम यहाँ शूटिंग कर रहे हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये कहकर वो आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक ये बताते रहे कि हमारी फिल्में पुरानी सोच को कैसे बदलकर समाज को नए जमाने में ले जा सकती हैं। और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे बाकायदा उनके पास एक प्लान हो और उन्होंने बाकायदा सोचा हो, क्योंकि अगर उन्होंने सोचा नहीं था तो लगातार किसी सब्जेक्ट पे आधे घंटे बल्कि उससे ज्यादातर उन्होंने बात की। और उस गुफ्तगू ने काफी कुछ दिलीप कुमार के अंदर बदला और दिलीप कुमार के दोस्तों के अंदर बदला। ये वो दौर था जब B.R. चोपड़ा नेहरू जी के ही मिजाज की फिल्म यानी नया दौर बना रहे थे। तो सितम ज़रीफ़ी देखिए कि महबूब साहब का ख्याल था कि ये फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन फिल्म बहुत कामयाब रही। नया दौर के 100 दिन मुकम्मल होने पर थिएटर में एक शानदार तकरीब मनाई गई तो B.R. चोपड़ा ने महबूब खान को स्टेज पर बुलाया। महबूब खान ने फिल्म को बहुत सराहा और एतराफ़ किया कि उन्होंने इब्तिदा में B.R. चोपड़ा को गलत राय दी थी और B.R. चोपड़ा ने अपनी पॉजिटिव सोच से उन्हें गलत साबित कर दिया। तो दिलीप कुमार की ये जो फिल्म नया दौर थी, इसने सिंबॉलिक वे में एक नए दौर की शुरुआत की और नए दौर का हीरो नए हिंदुस्तान की तामीरी सोच, मेहनत, जोश, उम्मीद और खुशहाली की नुमाइंदगी की जीती जागती मिसाल बन गया। लॉर्ड मेघनाथ देसाई की मशहूर किताब ये दावा करती है कि आज़ादी के बाद के नए हिंदुस्तान की सारी तामीरी कदरें हमको दिलीप कुमार के एवोल्यूशन में, उनके आर्टिस्टिक एवोल्यूशन में देखने को मिलती हैं, जिनमें बदलता जो रूरल एनवायरनमेंट है और शहरी माहौल है, गरीबी और अमीरी का फर्क है और बदलते हालात का दर्द भी है, उलझने हैं, मोहब्बत है, वाबस्तगी है, तलखी है और गम और खुशी जैसी बहुत सी जाती और बहुत से समाजी सरोकारों का अक्स उसमें शामिल है। एक अजीब बात यह हुई कि दिलीप कुमार साहब के इंतकाल पर अभी हाल में अखबारों में बहुत कुछ लिखा गया, टेलीविजन पर बहुत कुछ बोला गया, लेकिन किसी ने भी लॉर्ड मेघनाथ देसाई की मशहूर किताब का टाइटल नहीं बोला और उसका नाम नहीं लिया। सोचिए क्या राज रहा होगा। तो इस डेलिब्रेट एंड सिलेक्टिव एमनीजिया के बारे में जब हमारी आज की गुफ्तगू खत्म हो जाएगी तो हम आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या वजह रही होगी। और फॉर ए चेंज आज ये सवाल हम पूछेंगे और जवाब आप देंगे। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि लॉर्ड मेघनाथ देसाई की ये जो किताब है ये 2004 में आई थी और इसके कुछ बरसों के बाद आपके इस योर सिंसियरली ने यानी कि मुझ गरीब ने लॉर्ड साहब की मदद से ZTV के लिए एक डॉक्यूमेंट्री लिखी थी दिलीप कुमार पे। बहुत मेहनत से हमने दिलीप कुमार के इंटरव्यूज सुनकर, उन पर लिखी किताबों से मटेरियल लेकर स्क्रिप्ट लिखी थी। लेकिन ये जो बायोग्राफी है, अगर इसे पढ़कर कोई हमारी पुरानी फिल्म देखेगा तो उसे महसूस होगा कि शायद हमारी फिल्म में कई चीजें बहुत एक्यूरेट नहीं थी या पूरा सच नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ? इसमें बहुत सी चीजें बदल गई, उनके इंटरव्यूज में भी कुछ चीजें बदल गई
शायद उम्र के साथ साथ कुछ ऐसा हुआ, या हम लोगों की गलती थी। खैर, हम अपने सब्जेक्ट पे वापस आते हैं कि किसी भी अदाकार के लिए अपने को किरदार में वक्ती तौर पर ढालना और खुद किसी किरदार में उतर जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। दिलीप कुमार ने एक तरीका बनाया जिसमें वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद सोचते थे कि वो किरदार जो कर रहे हैं वो कैसे सोचता होगा, कैसे चलता होगा, कैसे देखता होगा, उसके जहन के अंदर किस वक्त क्या चल रहा होगा, वो दूसरे किरदारों से किस तरह मिलेगा और कब किसके साथ क्या बर्ताव करेगा। ये एक पूरी उनकी रिसर्च होती थी। और दूसरी अहम बात यह है कि दिलीप कुमार ने हमेशा अपने किरदारों के समाजी सरोकारों को सामने रखा, और ये कि उनकी फिल्में अपने दौर की समाजी जरूरतों को इसी वजह से पूरा करती थी। यही वजह है कि हम दिलीप कुमार की फिल्मों और उनके किरदारों को सामने रखकर ये भी समझ सकते हैं कि उस दौर के समाज में क्या चल रहा था। उन्हें शुरू से इस बात का एहसास था कि अवाम फिल्मों के लीड एक्टर्स को रोल मॉडल के तौर पर लेते हैं। यही वजह है कि उन्होंने समाजी कामों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने नाबीना लोगों की मदद और तालीम और तरबियत उस जमाने में शुरू की थी जब कोई इसका नाम नहीं जानता था। और आज देखिए, आज ये बिल्कुल उसी लेवल पे है जो उस जमाने में उन्हें शुरू की थी। वज़ीर आज़म पंडित नेहरू की मदद के लिए, इंदिरा जी की मदद के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। शायद वो पहली ऐसी फिल्मी हस्ती थे जिन्होंने किसी वज़ीर आज़म के साथ पहली मर्तबा मुल्क से खिताब किया था। और शायद इसीलिए मशहूर इकोनॉमिस्ट लॉर्ड मेघनाथ देसाई अपनी मशहूर किताब में दिलीप कुमार को नेहरू जीरो करार देते हैं। लेकिन सच ये है कि दरअसल पंडित नेहरू दिलीप कुमार के हीरो थे। बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पंडित जी जो हैं वो अंग्रेजी में सोचते थे, हिंदी में बोलते थे, तो एक गैप आता था। तो दिलीप कुमार के डायलॉग डिलीवरी में भी वही गैप आता था, क्योंकि वो अपने हीरो को फॉलो कर रहे थे। और मजे की बात यह है कि सुन के आपको अजीब सा लगेगा कि फिल्म मुगल आजम और पंडित नेहरू का क्या ताल्लुक हो सकता है, लेकिन लॉर्ड मेघनाथ देसाई का कहना है कि मुगल आजम भी हमें पंडित नेहरू के हिंदुस्तान और नई नस्ल के अरमानों की कहानी सुनाती है। और दिलीप कुमार की फिल्म नया दर तो है ही नेहरू के हिंदुस्तान की सच्ची अक्कासी। अब मुगल आजम की बात आ ही गई है तो आइए क्यों ना नीलम कोहली साहिबा से फरमाइश की जाए कि वो अपनी पसंदीदा फिल्म से अपना कोई पसंदीदा गीत सुनाए और उस मीठे दौर में एक बार फिर से हम सबको वापस ले जाएं। नीलम कोहली साहिबा। वो आई सुबह के पर्दे से मौत की आवाज़ किसी ने तोड़ दिया जैसे जिंदगी का सांस। हाँ, खुदा निगहबान हो तुम्हारा, खुदा निगहबान हो तुम्हारा, धड़कते दिल का पयाम ले लो, धड़कते दिल का पयाम ले लो। तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, उठो हमारा सलाम ले लो, उठो हमारा सलाम ले लो। है वक्त रुखसत गले लगा लो, खताएं भी आज बख्श डालो। है वक्त रुखसत गले लगा लो, खताएं
जरा मोहब्बत से काम ले लो, जरा मोहब्बत से काम ले लो। तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, उठो हमारा सलाम ले लो। उठे जनाजा जो कल हमारा, कसम है तुमको न देना कांधा। उठे जनाजा जो कल हमारा, कसम है तुमको न देना कांधा। न हो मोहब्बत हमारी रुसवा, ये आंसुओं का पयाम ले लो, ये आंसुओं का पयाम ले लो। तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, उठो हमारा सलाम ले लो, उठो हमारा सलाम ले लो। खुदा निगहबान हो तुम्हारा, धड़कते दिल का पयाम ले लो, धड़कते दिल का पयाम ले लो। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपकी इस पुरसोज गायकी की तारीफ कर सकूं। बहुत शुक्रिया नीरज जी। जी ख्वातीन हजरात, हमारे अंदर के छोटे से स्क्रीन पर, ये दिल के अंदर जो स्क्रीन होता है, तो उसके अंदर दिलीप कुमार की जो तस्वीर हमेशा से मौजूद है। और ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर कोई एक तस्वीर नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग टाइल से बना एक तरह का मोज़ेक है जो दिल की दीवार पर बनाया गया है, जड़ा गया है। और मोज़ेक में हर फिल्म का एक टाइल है। किसी टाइल में हमें मोहब्बत के चमकते शोख रंग नजर आते हैं। याद कीजिए जब देवदास पारो से कहता है, पारो पारो मोहब्बत, पारो चांद के चेहरे पे भी दाग है और तुम्हारा माथा इतना बेदाग। और फिर मोहब्बत पारो के माथे को चांद बना देती है। कितनी अजीब मोहब्बत थी। इसी मोज़ेक के किसी टाइटल में हमें महरूमी और उदासी के काले बादल दिखते हैं। किसी टाइल पर गम की आंधियों में उड़ता पतझड़ का एक पत्ता दिखता है जो आधा हमारा और आधा उनका दिल होता है। किसी टाइल पर आंसुओं में खूने जिगर मिलाकर एक उदास मंजर बनता दिखता है। और ये कोलाज और ये तस्वीर हमें बार बार खबरदार करती है, आगाह करती है कि मोहब्बत मत करना, मोहब्बत बिल्कुल मत करना, क्योंकि नफरत तलवार लिए खड़ी है। नफरत कभी ऊंच नीच का रूप धार कर तुम्हें मारने आएगी, कभी रस्म रवाज और जात पात की आड़ में आएगी, कभी रंगो नस्ल और दीन धर्म की चादर ओढ़कर आएगी, कभी रकीब बन के, कभी विलन बन के, कभी खानदान की इज्जत के नाम पर तुमको खत्म कर देगी, कभी हुकूमत के फरमान के तौर पर तुम्हें रोकेगी, कभी किस्मत की लकीर बनकर तुम्हें रोकेगी। ये कोलाज हमें बार बार याद दिलाता है कि मोहब्बत की नाव कभी जीवन की नदिया के पार नहीं उतरती। याद कीजिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत मशहूर कहानी जिसपे फिल्म बनी थी मिलन, और जिसमें दिलीप कुमार ने एक यादगार बोल की। याद कीजिए अंदाज का वो डायलॉग जब वो कहते हैं नरगिस से, तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन मोहब्बत गोली चला देती है। और हमें पता चलता है कि मोहब्बत का अंजाम मौत होता है। तो इब्तिदाई दौर का दिलीप कुमार एक ऐसा फनकार है जो एक दुख के चिराग से और दुखों के चिराग जलाता जाता है, लेकिन मरते मरते
मरते मरते हमको ये पैगाम दे जाता है कि मोहब्बत ही दुखों का इलाज और नई जिंदगी की रोशनी है। एक बात ये भी याद आई कि कहा जाता है कि सरवर खान चूंकि बेटे के फिल्मी काम से आखिर तक खुश नहीं थे, तो एक दिन उन्हें पता चला कि मौलाना आजाद मुंबई आ रहे हैं, बम्बई आ रहे हैं। तो वो दिलीप कुमार को लेकर बम्बई सेंट्रल स्टेशन पर मौलाना से मिलवाने के लिए ले गए और कहा इसे समझाइए। मौलाना ने सरवर खान साहब की बातों को ध्यान से सुना और फिर दिलीप कुमार से कहा, नौजवान, जो भी काम करो पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करो, जैसे जैसे तुम्हारे बाप इबादत करते हैं। और दिलीप साहब ने शायद वही किया भी, और अपनी अदाकारी में इतनी शिद्दत पैदा की कि उनके काम में एक तरह की पाकीज़गी भी आ गई। जो लोग उन्हें जानते हैं, जिन्हें करीब से देखा है, वो कहते हैं कि उनके चेहरे पे एक तरह का नूर था। जब वो आते थे तो वो जगह बड़ी रोशन सी हो जाती थी। तो यहाँ पर ये जो उनका शिद्दत का अंदाज था, मेहनत करने का अंदाज था, लगातार कोशिश करने का अंदाज था, तो यहाँ पर फिल्म कोहिनूर के एक गाने को हम ईशा की मदद से मिसाल के तौर पर पेश कर सकते हैं। और इस गाने में उन्हें सितार बजाना था। आप सबने एक किस्सा सुना होगा कि उन्हें बहुत अच्छा सितार बजाना नहीं आता था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी से शूट नहीं करूंगा। नतीजे में 6-7 महीने उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से उन्होंने सितार सीखा। तो मैं ईशा से दरख्वास्त करूंगा कि चूंकि हमारे पास ना तो फिलहाल उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान हैं और ना ही कोई अच्छा सितार मौजूद है, इसलिए बेहतर होगा कि ईशा इस गाने को बगैर सितार के ही पेश कर दें और हम इमेजिनेशन में देखें कि उनके हाथ में सितार भी है और पीछे अब्दुल हलीम जाफर खान बैठ के समझा भी रहे हैं। जी, ईशा। मधुबन में राधिका चेरे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डाल के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। डोलत छम छम कामनी डोलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छब लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम था था, मृदंग बाजे तिरकिट धूम था था, नचत झूम झूम ता तई ता झूम झूम चनन झूम झूम चनन, क्रांता क्रांता क्रांता
धा धा धा। मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे। That was absolutely fabulous, absolutely wonderful. और मैं तो हैट्स ऑफ भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं हैट भी नहीं पहनता, लेकिन जितने लोगों ने हैट पहन रखा है मेरे हिसाब से उन्हें उतार के आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए। और आई एम सो सॉरी कि मैं कोई शगुफ्ता बात मैंने इस उदास महफिल में कह दी। आपकी तारीफ बाद में की जाएगी, हम तारीफ जो है रोक के रखते हैं, हालांकि बाकी लोगों को इजाजत है कि वो टेक्स्ट में जरूर कर सकते हैं। खैर, एक और बात है कि चूंकि सबके माइक्रोफोन्स बंद हैं तो जो फनकार लोग हैं उनको जिस तरह का स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए, जैसा अप्लास मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो कंजूसी मत कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक तालियां बजाई जा सकती हैं, जरूर उसमें कंजूसी न करें। और जब वो मृदंग बाज रहा था मतलब, तो मैं समझता था कि अगर ये ऑडिटोरियम होता तो सारे लोग खड़े हो जाते। खैर, हम लोग बात कर रहे थे उस दौर की जब दूसरी वर्ल्ड वार की वजह से और बंटवारे में हुई मारकाट की वजह से बहुत ही बदकिस्मत दौर था। उस दौर के हिंदुस्तानी समाज में मायूसी और गम की हुकूमत थी, जिसका तख्लीकी इजहार अवाम को दिलीप कुमार की गम अंगेज जज्बात निगारी में मिला और वो हर दर्दमंद दिल की धड़कन बन गए। ये भी सच है कि उस दौर के फिल्म देखने वालों ने दिलीप कुमार से पहले इतनी शिद्दत एहसास वाला कोई फनकार नहीं देखा था। दिलीप कुमार ने अपने काम से बार बार ये बात साबित की कि जज्बात की गहराई अल्फाज की मोहताज नहीं होती और खामोश रहते हुए भी दिल में छुपे एहसासात को देखने वालों के दिलों तक पहुंचाया जा सकता है। अगर मैं कोई इंटेलेक्चुअल सी बात कहना चाहूं तो मैं कहूंगा कि दिलीप कुमार ने गमे जात को, यानी कि अपने अंदर के गम को, गमे दुनिया के इजहार का वसीला बना लिया। और इब्तिदाई जिंदगी में जो भी तकलीफ दे चीजें या मंजर उन्होंने घर में देखे थे या समाज में देखे थे, वो बाद के दौर की फिल्मों के मंजर बन गए। उनकी फलसफियाना सोच, कुछ तलाश करती निगाहें, याद कीजिए कि हमारे समाज और दुनिया के मिजाज को समझने की कोशिश में शायद हर वक्त बेचैन रहती थी। दिलीप कुमार के तख्लीकी इजहार की मिसाल एक अध खिले फूल से दी जा सकती है, जिसमें कुछ दिखता है, कुछ छुपा रहता है। खुशबू की शुरुआत जिस तरह से होती है जिसमें अभी और महकने की गुंजाइश होती है। देवदास के किरदार को दिलीप साहब ने इतनी गहराई से जज्ब किया था कि उससे बाहर निकलने के लिए लंदन के एक बहुत मशहूर डॉक्टर थे, डॉक्टर WD निकोल्स। अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे, मैंने ढूंढा था इनको और इनके कई बेटे बेटियां भी मैंने ढूंढ लिए जो अभी भी साइकेट्रिस्ट हैं और बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। तो WD निकोल्स नाम के जो साइकेट्रिस्ट थे उनकी इन्हीं ने मदद ली और बाद में उन्हीं के मशवरे पर दिलीप साहब ने आन और कोहिनूर और आज़ाद और गंगा जमुना और राम और श्याम जैसी हल्की फुल्की तफरीही फिल्में की, जो कहा जाता है कि उनके मिजाज की नहीं थी। सारे लोग कह रहे थे मत कीजिए, आपका जो अंदाज है वही कीजिए, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज को बदलने की कोशिश की। अच्छा, ये भी बात याद रखिए कि आज़ादी के बाद का जो दुख था, जो पेसिमिज्म था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक उम्मीद भी आ रही थी और थोड़ी सी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी हो गई थी, खुशहाली भी आ रही थी। तो नए दौर को नई तरह की फिल्मों, नई तरह की सोच की भी जरूरत थी और यही वजह है कि दिलीप कुमार को भी अपने अंदाज को बदलने की जरूरत थी। तो दिलीप कुमार का सबसे बड़ा कारनामा लोग कहते हैं ये था कि जोर शोर से जो पारसी थिएटर के जो मुकालमों का अंदाज होता था, उन्होंने उसको खत्म किया और पारसी थिएटर के जो असरात थे ड्रामेटिक, बहुत ज्यादा मेलो ड्रामेटिक, उससे पीछा छुड़वाया। कई क्रिटिक्स का कहना है कि 1960 की दहाई से लेकर आज तक का कोई ऐसा हिंदुस्तानी अदाकार नहीं है जिसके अंदर दिलीप कुमार कहीं ना कहीं मौजूद ना हो। अच्छा, ये सिर्फ अदाकारों की बात नहीं है, आम इंसान में भी लोग चाहते थे कि उनके अंदाज से बोलें, उनका अंदाज को कॉपी करें। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे आप मिलते हैं और आपको पता नहीं चलता कि वो दिलीप कुमार के अंदाज से बोल रहे हैं। तो दिलीप कुमार पर बात करने का मतलब है कि हम लफ्ज और उसके पीछे जो एक्सप्रेशन छुपा होता है, हम उसकी बात करें
और देखिए, याद कीजिए कि बड़े से बड़ा लिखने वाला हो, चाहे वो राजन सिंह बेदी हो, चाहे सादत हसन मंटो हो, चाहे ऋत्विक घटक हो, जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, वो आप देखिए वो लफ्जों के अलावा क्या लिख सकते हैं, और लफ्ज क्या है? कागज पे बिखरी रोशनाई है और बेजान लकीरें हैं, या आज के जमाने में आप कहिए प्रिंटर से कुछ निकल आया है। यानी लफ्ज सिर्फ सिंबल्स होते हैं, और उनके पीछे जो इमोशंस होते हैं, जो जज्बा होता है, वो कैसे आता है? तो वो दिलीप कुमार जैसे किसी अदाकार के चेहरे के उतार चढ़ाव, उसके जिस्म की चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज की धनक, ये सारी चीजें मिलकर उस जज्बे को थोड़ा सा बयान करती हैं। शायद आपको याद होगा कि रूस के स्टानिस्लॉस्की ने अपनी मशहूर किताब में कहा था कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। और दिलीप कुमार ने स्टानिस्लॉस्की से कहा, जी हाँ बिल्कुल मैं यही करूंगा। हालांकि स्टानिस्लॉस्की की जो किताब थी वो स्टेज एक्टिंग के बारे में थी, लेकिन दिलीप कुमार ने उसे फिल्म एक्टिंग के लिए ढाला। वैसे सच तो यह है कि दिलीप कुमार खुद एक ऐसी किताब है जिसको चंद सफ़ों में नहीं लिखा जा सकता है, ना ही बयान किया जा सकता है। हमारी ये जो कोशिश है इसे भी नाकाम कहा जाएगा, क्योंकि हम जैसे ही बात करना शुरू करते हैं, जैसे ही कुछ लिखना शुरू करते हैं, तो एक नया मसला ये खड़ा हो जाता है कि हमें पता चलता है कि हमको किताब नहीं, हमको इंसाइक्लोपीडिया लिखने की जरूरत है। क्योंकि पतंग उड़ाने से लेकर शेर सुनाने तक, खाना पकाने से लेकर समाज सेवा तक, दिलीप कुमार ने जो काम किया हमेशा पूरे ज़ौक़ और शौक़ से किया। दिलीप साहब की जो लाइब्रेरी है और उनके बंगले के स्टोर्स में, बंगले के में कुछ स्टोर्स हैं जहाँ पे बहुत सी किताबें रखी हुई हैं। अगर उनमें से कुछ किताबें आपको कभी मिल जाएं तो आप देखेंगे कि उनमें बहुत सी लाइनें हैं जो हाईलाइटेड हैं पेंसिल से, और जो हाशिया है उस पे हरे पेंसिल से वो लिखते थे, और अंडरलाइन नॉर्मल पेंसिल से करते थे। फिल्मों की जो माया नगरी है उसमें ऐसी कितनी किताबों की आप उम्मीद कर सकते हैं? सोचिए, दिलीप कुमार शायद पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हमेशा एक वक्त में एक ही फिल्म की, कभी बहुत सी फिल्मों या बहुत से रोल्स या पैसों के लिए कभी काम नहीं किया। एक बार मद्रास के किसी प्रोड्यूसर साहब को नहीं मालूम था उनके बारे में, तो वो बहुत से पैसे लेके आ गए, बड़ा सा उन्होंने सूटकेस पैसों का भरा हुआ लेके आए और उनके लिविंग रूम में लाके रख दिया। दिलीप साहब उन्हें लेके किचन में गए, फ्रिज खोल के दिखाया, जो खाना पका रखा था उसे दिखाया, और कहा कि जब ऊपर वाले ने ये दे रखा है तो मैं आपका सूटकेस लेके क्या करूंगा। शायद इसी अंदाज़े फिक्र की वजह से उन्होंने जितनी फिल्में की उससे ज्यादा के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिनमें काम न कर पाने का आपको अफसोस रहा होगा, तो उनका कहना था कि मैं बैजू बावरा कर सकता था, मैं प्यासा कर सकता था, और जंजीर भी अगर मैं करता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं मौका मिल पाया। सत्यजीत रे को हम याद करते हैं कि उनसे बड़ा कोई फिल्म मेकर डायरेक्टर नहीं हुआ हमारे मुल्क में। हालांकि दिलीप कुमार साहब के साथ उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उनका कहना था कि दिलीप साहब से बेहतर मेथड एक्टर उनकी नजर से नहीं गुजरा। सच तो यह है कि बकौल जावेद अख्तर, मार्लन ब्रांडो के मशहूर होने से बहुत पहले दिलीप कुमार ने शायद अनजाने में मेथड एक्टिंग की मेराज को हासिल कर लिया था। उन्होंने अपनी अदाकारी और ख़ास तौर से अपने मखसूस बोलने के अंदाज को किरदार साजी का जादुई तरीक़ा बना दिया। उनकी फिल्म देखने वाले फिल्म को देखने वालों के जज्बात पे इतना कंट्रोल होता था कि उनके एक इशारे पे कभी लोग रो पड़ते थे और कभी हंसते चले जाते थे। कई यादगार सीन हैं या किरदार हैं जब दिलीप कुमार ने सिर्फ सर की जुम्बिश से या आंखों के देखने के अंदाज से डायलॉग्स की जरूरत को बेकार साबित किया है। फिल्म शक्ति का अमिताभ के साथ जो मशहूर सीन है जिसमें वो मुड़ के बस एक बार देखते हैं बेटे को, उस सीन को देखने के बाद कहते हैं कि आधी रात को राज कपूर ने बंगलोर से घंटों लंबा फोन किया था कि लाले लाले मैं क्या कहता था। अच्छा, रात में आपको मालूम है कि वो किस हालत में होते थे, किस अंदाज से बात करते थे। उन्होंने कहा लाले मैं क्या कहता था, तेरे से बड़ा एक्टर पैदा नहीं हुआ। मुंबई में मालाबार हिल्स के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनसे कल ही मेरी बात हो रही थी कि वहाँ के ऑटर्स क्लब में कई बार दूसरे मुल्कों से ऐसे लोग भी आते थे, चाइना से, फिलीपीन से, जो नहीं जानते थे हमारी फिल्मों के बारे में, लेकिन जब वो दिलीप कुमार को वहाँ बैठा देखते थे तो अचानक रुक जाते थे
और पूछते थे वो कौन है, क्योंकि उनकी शख्सियत में कुछ ऐसी जादुई कशिश थी, कुछ ऐसी शहाना शान थी जो उन्हें हजारों में एक बना देती थी। एक और बात मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उनकी फिल्मों के पीछे, उनके किरदारों के पीछे सिर्फ वो नहीं थे, हिंदुस्तान के बेहतरीन राइटर्स के भी हाथ था। जैसे देखिए कि फिल्म दाग लिखी थी उर्दू के मशहूर अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी ने। देवदास की कहानी थी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, और राजेंद्र सिंह बेदी का खूबसूरत कलम भी उसमें शामिल था। नया दौर लिखी थी अख्तर मिर्जा ने और कामिल रशीद ने, और मधुमती की तहरीर थी ऋत्विक घटक और राजेंद्र सिंह बेदी की। मधुमती की देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो आइए राका बहल साहिबा की मदद से उस इंसान की पसंदीदा फिल्म के एक गाने को याद करते हैं जो अब शायद हमारे लिए भी परदेसी हो गया है। राका बहल। मैं तो कब से खड़ी इस बार ये अखियाँ थक गई पंथ निहार, आजा रे परदेसी। मैं तो कब से खड़ी इस बार ये अखियाँ थक गई पंथ निहार, आजा रे परदेसी। तुम संग जन्म जन्म के फेरे भूल गए क्यों साजन मेरे। तुम संग जन्म जन्म के फेरे भूल गए क्यों साजन मेरे। तड़पत हूँ मैं सांझ सवेरे ओ, आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार ये अखियाँ थक गई पंथ निहार, आजा रे परदेसी। मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी। मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी। बिन तेरे हर सांस उदासी हो, आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार ये अखियाँ थक गई पंथ निहार, आजा रे परदेसी। जी बहुत शुक्रिया राका जी, बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म उनकी भी और हम सब की। ये जो फिल्म थी मधुमती, ये पूरी फिल्म एक पोएटिक फिल्म है, एक गजल कही जा सकती है, बहुत ही खौफनाक फिल्म। और उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा नकल करने की भी कोशिश की गई, बहुत सी फिल्में बनी, लेकिन जो इस फिल्म का जो हुस्न है, जो रोमांस है,
और जो ख्वाबनाक कैफियत है वो दोबारा कभी नहीं आ पाई। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ बिमल राय ही को ये मलका हासिल था, उनकी ये कैपेसिटी थी कि वो इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को इतने नेचुरल वे पे पेश कर पाए। और दिलीप कुमार इस फिल्म में जैसे नजर आते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो एक उनकी आर्ट का कल्मिनेशन है जो उन्होंने छुआ। तो खैर हम बात कर रहे थे कि जो फिल्में दिलीप कुमार ने की, हमने देखी, वो तो अहम है ही, लेकिन जो वो नहीं कर पाए उनकी एक अलग दास्तान लिखी जा सकती है। ऐसे बहुत से किरदार हैं जो दिलीप कुमार के लिए लिखे गए लेकिन दूसरे अदाकारों को पहचान दिलाने में मददगार साबित हुए। जैसे कि फिल्म आवारा का किरदार महबूब ने ख्वाजा अहमद अब्बास से दिलीप कुमार के लिए लिखवाया, लेकिन वो किरदार राज कपूर की जिंदगी का संग मील साबित हुआ। फिल्म प्यासा में गुरुदत्त का किरदार खुद गुरुदत्त चाहते थे कि दिलीप कुमार करें, लेकिन उन्हें लगता था कि अभी उन्होंने ये की है, देवदास की है, दोनों एक जैसे रोल होंगे तो कंपेयर किया जाएगा, तो उन्होंने नहीं किया, तो फिर उन्होंने खुद किया। और आज हम उनको याद करते हैं कि गुरुदत्त के उस रोल को याद करते हैं जो एक्चुअली दिलीप कुमार को करना था। संगम के लिए कहा जाता है कि राज कपूर चाहते थे कि जो रोल उन्होंने किया वो दिलीप कुमार करें, और दिलीप कुमार के इनकार के बाद वो किरदार खुद राज कपूर ने निभाया। हॉलीवुड की बहुत मशहूर फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में दिलीप कुमार वाला किरदार बाद में मिस्र के मशहूर अदाकार उमर शरीफ ने किया, और फिर जिंदगी भर वो हॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी बन के रहे। नया दिन नई रात के 9 किरदार, एक दो नहीं 9 किरदार दिलीप कुमार के लिए लिखे गए, और बाद में संजीव कुमार ने उनको किया, और आज तक वो हमको याद है। उन फिल्मों की कहानी भी बहुत दिलचस्प है जो दिलीप कुमार को सामने रखकर लिखी गई, लेकिन बहुत बड़े स्केल के होने की वजह से अधूरी रह गई। महबूब खान की फिल्म ताजमहल, अली रजा की फिल्म राम मोहम्मद डिसूजा जिसमें राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार को एक साथ काम करना था, कारदार की उमर खयाम, कमाल अमरोही की जैसे दरिया, सुरा मोदी की पुकार का रीमेक बनना था, सुभाष गई खरा खोटा बनाना चाहते थे, और बी.आर. चोपड़ा चाणक्य और चंद्रगुप्त नाम से एक फिल्म बनाना चाहते थे। कलिंग नाम की एक फिल्म बन रही थी जो नहीं बन पाई। तो सच ये है कि इस बायोग्राफी में एक अहद और एक तहजीब हमको जिंदा और ताबिंदा दिखाई देती है जो एक सदी के अरसे पर फैली हुई है। दिलीप कुमार ने इसमें अपने दोस्त एक्टर प्राण से अपनी दोस्ती का तस्करा किया है और लिखा है कि प्राण ने कामिक अंदाज की अदाकारी के लिए दिलीप कुमार की हौसला अफजाई की, जबकि सारे लोग कह रहे थे मत कीजिए। अमिताभ बच्चन ने इस किताब के हिस्से में लिखा है कि जब भी हिंदी सिनेमा की तारीख लिखी जाएगी तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगी, दिलीप साहब से पहले और दिलीप साहब के बाद। धर्मेंद्र का कहना है कि वो भी दिलीप कुमार से मुतासिर होकर ही फिल्मों की तरफ आए। मनोज कुमार ने अपना फिल्मी नाम मनोज कुमार इसलिए रखा क्योंकि एक फिल्म में दिलीप साहब का यही नाम था। ये किताब बताती है कि रोल और कहानी पसंद करने के काम में दिलीप कुमार बहुत मेहनत करते थे, और उन्होंने ये चीज एस मुखर्जी से सीखी थी। इस किताब में धर्मेंद्र का ये जुमला भी शामिल है कि उन्होंने दिलीप कुमार को हमेशा सभी से एक जैसी गर्मजोशी से हाथ मिलाते देखा, चाहे वो हाथ जवाहरलाल नेहरू का रहा हो या वो हाथ स्टूडियो में काम करने वाले किसी मजदूर का रहा हो। 1962 की जंग में हमारी फौजों का सिर्फ जानी नुकसान ही नहीं हुआ था, बल्कि हमारे बहुत से फौजी मायूसी का भी शिकार थे। ऐसे में दिलीप कुमार मोहम्मद रफी और दूसरे फनकारों के साथ कई बर्फीले इलाकों में गए। इस किताब में कई दिलचस्प वाकयात शामिल हैं कि कैसे ठंडक की वजह से मोहम्मद रफी की आवाज बैठ गई, क्योंकि वो ब्रांडी जैसी चीजों को देखना भी गुनाह समझते थे, इसलिए बड़ी मुश्किल हुई। लेकिन दिलीप कुमार की तीमारदारी की मदद से, गर्म पानी और शहद की मदद से रफी साहब की जो शहद जैसी आवाज थी उसका जादू वापस आ गया। और क्योंकि वहां पे रफी ज्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि आम फौजी रफी को सुनना चाहते थे और जो अफसर लोग थे वो दिलीप कुमार से मिलना चाहते थे। तो आज हमारे साथ एक ऐसे फनकार मौजूद हैं डॉक्टर जगजीत सिंह बत्रा, जो बिल्कुल रफी को रफी के अंदाज में लहक के गाते हैं, और रफी और दिलीप कुमार के एक बेहतरीन गीत को जो हमारी मीठी यादों का सरमाया है और फिल्मी संगीत के एक सुनहरी दौर की याद दिलाता है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा
कि वो गाना पेश करें जो उनका भी फेवरेट गाना है और हम लोगों का भी है। इजाजत दीजिए सर। जी जी। ये रात जैसे दुल्हन बन गई, चिरागों से करूँगा उजाला मैं दिल के आगों से। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तेरी महफिल तेरे जलवे हो मुबारक तुझको, तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे, तेरा मैखाना सलामत रहे ऐ जाने वफा, मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे, फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। मैंने चाहा कि बता दूं मैं हकीकत अपनी, तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा, मेरी उलझन मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे, तेरी आँखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा, अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बस ये जी चाह रहा था कि बस आप गाते जाएं और हम सुनते जाएं, और यकीन मानिए कि हमने रफ़ी साहब की बहुत सी तस्वीरें देखी, लेकिन उनको कभी दाढ़ी और पगड़ी में नहीं देखा था, तो ये तमन्ना भी आज पूरी हो गई। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश जी। तो ख़ातिन हज़रात, हम लोग बात कर रहे थे और हम अपने बिल्कुल आखिर इख्तितामी हिस्से में आ गए हैं। तो चलिए याद करें कि कुछ दोस्तों का कहना है कि दिलीप साहब जितनी खूबसूरती से शेर पढ़ते थे
उतनी खूबसूरती से लोगों ने किसी शायर को भी शेर पढ़ते नहीं देखा। और कुछ हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि सरदार जाफरी की मकबूलियत में दिलीप कुमार का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जितनी बार रास्ते बंद हैं सब पूछे कातिल के सिवा, ये शेर जितनी बार दिलीप कुमार ने सुनाया उतनी बार तो सरदार जाफरी ने भी नहीं सुनाया होगा। हमारे एक दोस्त हैं अतर फारूकी साहब, जो कि अंजुमन जो तरक्की उर्दू है उसके सेक्रेटरी हैं, तो यकीनन जो भी बात कहेंगे जिम्मेदारी की होगी। तो वो कहते हैं कि दिलीप साहब कभी शायद जानबूझकर भी ऐसा करते थे कि हर उस अच्छे नए शेर को जो उन्हें याद रह जाए, फैज साहब का शेर कह के सुना देते थे। और मजरू साहब की जो मशहूर गजल है कि सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग, इस गजल को पहली बार दिलीप साहब ने ही फैज साहब की गजल कहकर एक बड़ी महफिल में सुना दिया। उसके बाद कहते हैं लोग, मतलब अतर साहब का कहना है कि मजरू साहब उम्र भर सारी दुनिया से ऐसे शिकवा गुजार रहे कि अक्सर जब भी वो ये गजल सुनाते थे या फैज की बात करते थे तो उनका जो लहजा है बड़ा तरस सा हो जाता था। खैर, आखिर में हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि पिछले 10 बरसों के दौरान सायरा जी ने जिस मुकम्मल वाबस्तगी के साथ खिदमत और तीमारदारी का जो हक अदा किया, हम सब की तरफ से जो उन्होंने काम किया, देखा जाए जो हम करना चाहते थे अपने आइकन के लिए, वो अपनी मिसाल आप है। उनको अपने शौहर की शिकायतों का इल्म किसी भी डॉक्टर से ज्यादा हुआ करता था। वो एक तरह का कंट्रोल रूम थी। कुछ दोस्तों का कहना है जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे का दिन रात ख्याल रखती है। ऐसी ममता के साथ उन्होंने अपने शौहर की देखरेख की। चलिए चलते चलते अब हम लोग मोहतरमा सीमा मानसिंह से दरख्वास्त करेंगे कि अब वो हमको एक ऐसे नगमे का तोहफा अता करें जिसमें दिलीप साहब के सभी चाहने वालों की सोच और जज्बात का अक्स दिखाई देता हो, और जिसे हम सब की तरफ से एक अलविदाई गीत के तौर पर उनकी याद में और उनकी खिदमत में पेश किया जा सके। मोहतरमा सीमा मानसिंह। चले आज तुम जहां से कोई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी न आई। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले रे, हमको भी साथ ले, हम रह गए अकेले। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले रे, हमको भी साथ ले, हम रह गए अकेले। वो दूर के मुसाफिर, तूने जो दे दिया हम बेमौत मर गए हम, दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले, हम रह गए अकेले। वो दूर के मुसाफिर, सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों
रह गई अकेली, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गई अकेली, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। जी, बहुत शुक्रिया नवाजिश, मेहरबानी। एंड नाउ ओवर टू रजी भाई एंड हिज कोलीग्स। वाह भाई दानिश साहब और आपकी टीम, क्या गजब का प्रोग्राम था। और माशाल्लाह इससे अंदाजा लगाइए कि आज जितनी चैट्स लिखी गई हैं मैं आपको भेज दूंगा, वो शायद बहुत कम किसी प्रोग्राम में होगी। बियॉन्ड 100 क्रॉस कर चुकी है जस्ट चैट्स। एंड इट वाज एन एक्सीलेंट प्रोग्राम रियली। We are like short of time, otherwise we could have continued. और फैसल जी तो एक बार वो जरा अगले उसका दिखाने के बाद फिर ओपन करो ताकि लोग तालियां तो बजा सकें। जी जी अगर अभी मैंने उसको नहीं दिखाया तो फिर लोग तालियां ही बजाते रह जाएंगे, इसलिए जरा अगले इवेंट का तुम उसको दिखा दो। We have a very coming week is one of a giant scholar, Professor Aisha Jalal. She's a world-known Pakistani American historian, but she has touched upon Ghalib rather than her favorite subject on India, Pakistan or Jinnah Sahib. So this is a big project that she's involved in, Ghalib. So being Muslim, Ghalib's poetic illumination will be next week, and she will be introduced by Professor Asim Siddiqui, Professor of English from Aligarh Muslim University. So अब तुम इसे हटा करके प्लीज पब्लिक को लाओ और रफत साहब को हैंड ओवर करो ताकि ये अप्रिसिएशन का टाइम है और रफत उसका लीड करें। रफत जी मैं तालियां बजवाइए लोगों से। आप ताली बजाने की क्या रहते हैं? प्लीज कम फॉरवर्ड एवरीवन। आप लोग जनरसिटी से काम ले। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त बहुत बढ़िया। आप लोग जितनी आवाज निकालना चाहे निकालें, खामोश न रहें। दानिश साहब कमाल का प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा, मजा आया। Amazing, beautiful program. Danish, that was some wonderful anecdotes, beautifully presented, very enjoyable. A lot of great songs and singers. Would love to see it sometime live in Delhi. For sure. दानिश साहब तो बहुत ही अच्छा करते हैं, हमेशा की तरह आज भी बहुत ही अच्छा किया और एक सिंगर चुनिंदा लाए हैं, बहुत अच्छे। एक्सीलेंट। दानिश साहब बहुत खूब, दानिश साहब बहुत रिसर्च, बेहतरीन रिसर्च, बहुत अच्छा रेंडेशन, बहुत खूब। बहुत दिलचस्प बातें पता चली दिलीप साहब की, बहुत मजा आया। आपकी हमेशा की तरह पिछले प्रोग्राम से अगला प्रोग्राम बेहतर ही होता है। जी नवाजिश।